गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके इंग्लिश पोएट्री की जो 4th नंबर की पोएम है लेमेंट लेमेंट का अध्ययन करेंगे। लेमेंट पोएम एक शोकपूर्ण गीत है, एलिजी की तरफ से है, जिसमें कवि अपने शोकाकुल मन में उठने वाले भावों, अपने विचारों को प्रकट करता है। इस पोएम को पीवी शेली ने लिखा है। जब आप इस पोएम का अध्ययन करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि पीवी शेली अपने अंतर मन में कितना दुखी थे। जब कभी आपको मौका मिले आप पीवी शेली के जीवन के बारे में पढ़िएगा तो पीवी शेली बहुत ही क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे। समाज के साथ उनका संतुलन नहीं बन पाया। उन्होंने 2 विवाह किए, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो या सामाजिक जीवन हो, उस जीवन के साथ उनका कोई संतुलन नहीं हो पाया और जीवन भर वो बहुत ही दुखी थे। इस दुख और विषाद के कारण वह बहुत चिंतित रहते थे और दुख और चिंता और असंतुष्टि भरा जीवन उनका एक दिन डूबने के कारण समाप्त हो गया। कहा जाता है कि जिस नाव में डूबने के बाद पीवी शेली की लाश कई दिनों तक नहीं मिली और जब मिली बहुत हद तक सड़ चुकी थी। बाद में उन्हें दफनाया गया। हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे उस पोएम के बारे में। लेमेंट जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विलाप। लेमेंट नामक कविता पीवी शेली की अत्यंत दुखी भरी कविताओं में से। कविता का प्रत्येक शब्द दुख, निराशा, पश्चाताप की अवर्णनीय कल्पना से भरपूर। यह कल्पना करता है कि वह समय की अंतिम सीढ़ी पर खड़ा है। अर्थात पीवी शेली को ऐसे आभास हो गया था कि अब उनका जीवन जो है अधिक समय का नहीं। आप सभी जानते हैं कि पीवी शेली की मात्र 30 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। वह अपने बीते हुए जीवन को एक निर्बल हृदय से देखते हैं और अनुभव करते हैं कि इस संसार में उसके आने वाले दिन गिने चुने। अर्थात उन्हें आभास हो गया कि अब उनका जीवन समाप्त होने वाला। वह दुखी होते हैं कि उनकी जवानी की जो स्फूर्ति है, तेजी है, जीवन की जो खुशियां हैं, अब लौटकर उनके पास नहीं आएंगे। अब उसके 24 घंटे नीरसता में, दुख में, आनंद रहित जीवन व्यतीत करते हैं। वह अब प्रकृति के सौंदर्य का प्राप्त करने के अयोग्य हैं। अर्थात प्रकृति में भी उन्हें कोई आनंद प्राप्त नहीं हो रहा था। उनके मन को शांति प्रकृति से भी नहीं प्राप्त हो रही थी। इस चीज को आप यूं देखें कि लेमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक पोएम ऑफ शेली।
Even word of the poem is charged with indescribable feeling of regret and disappointment. He imagines that he is standing on the last step of time. Means the poet was feeling he has no more time in his life. He looks on his past life with a faint heart and feels that his days are numbered in this world. He regrets that his youthful vigor and joys of life will not return to him anymore. Now his days and night are dull and joyless. He is incapable of enjoying the beauties of nature. अब आप सभी पोएम का अध्ययन करिए। पोएट कहता, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, on whose last steps I climb, trembling at that where I had stood before. When will return the glory of your prime? No more, oh, never more. लैमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है सारो, वीपिंग, दुख। ओ वर्ल्ड, ओ टाइम, वह इस बात को बताता है, ये पीड़ा सूचक शब्द है और ये बताता है क्योंकि संसार में कवि के जीवन का जो समय है वो अधिक नहीं रह गया है, वो अंत होने वाला है, इसके बारे में इंडिकेट करता है। लास्ट स्टेप मतलब लास्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ, अंतिम सीढ़ियां, जीवन का अंतिम समय। लास्ट रंग, ग्लोरी, वैसे तो रंग मतलब होता है सीढ़ी में जो डंडे बने होते हैं, एक डंडे को रंग कहते हैं। यहाँ पे कवि ने अपने जीवन को एक सीढ़ी से तुलना किया है जिस पर वो चढ़ रहा है और चढ़ते चढ़ते अब वो उस जगह पे पहुंच गया है जब उस सीढ़ी में और अधिक डंडे नहीं है, अंतिम डंडे पर वो खड़ा है। ग्लोरी, प्रसिद्धि, आनंद, जॉय, प्राइम। जॉय अर्थात उसके जीवन का जो आनंद है, जो खुशियां हैं, वह सब समाप्त हो गई। प्राइम मतलब होता है प्राइम ऑफ लाइफ, यूथनेस, जवानी के दिन, इसके बारे में वो। तो ओ वर्ल्ड, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब। पोएट कहता है कि ओ वर्ल्ड, ये संसार, और ओ लाइफ अपने जीवन को भी संबोधित करता है, जो जीवन उसका समाप्त होने वाला है, जो संसार उसके लिए अब अधिक नहीं रहने वाला है। ओ टाइम, उस समय को भी वो संबोधित करता है कि ये समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब, मैं अब उसकी अंतिम सीढ़ियों पर खड़ा हूं, अंतिम सीढ़ी पर चढ़ रहा हूं। अर्थात मेरे जीवन का जो दिन है वो समाप्त होने वाला है, अब मेरे जीवन में अधिक दिन नहीं रहने वाले। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। कभी कहता ट्रेम्बलिंग, कांपना। ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है कांपना। यहाँ पर ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है समायोजित ना कर पाना।
unable to adjust himself, unable to remain constant, unable to keep peace in the mind. मन मस्तिष्क में शांति, जीवन में स्थिरता और सुख, यह सब चीजें अब उसके हाथ से जाती हुई प्रतीत हो रही है। और पोएट कहता है कि when will return the joy, when will return the glory of your time। कह रहा है उस जीवन के, आनंददायी जीवन के, जवानी के दिन के जो सुख और शांति थी, आनंद था, वह अब वापस आने वाला नहीं है। नो मोर, अरे नहीं, ओ नेवर मोर, अब कभी भी यह वापस लौट कर नहीं। से देखिए कि कभी ये कहता है कि ओ वर्ल्ड, ओ टाइम, ओ लाइफ, वो अपने संसार को, अपने जीवन को, अपने समय को संबोधित करता है, दुख प्रकट करता है, पीड़ा प्रकट करता है और कहता है ये संसार उसके लिए अब अधिक नहीं रहेगा। वो लाइफ, वह जीवन भी अब उसके लिए अधिक समय तक नहीं रहेगा, यह समय भी उसके लिए अधिक समय तक नहीं रहेगा। ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम करेगी, क्योंकि यह जो समय उसके पास है, जो वक्त उसके साथ बीत रहा है, वह जीवन का अंतिम शब्द है, वक्त है, अंतिम समय है। और कह रहा कि जहां पर वो पहले खड़ा था, जो सुख और शांति, जो आनंद, ट्रम्बलिंग एट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, मतलब यही है कि जो सुख और शांति, जो आनंद उसे पहले प्राप्त हो रहे थे, वो अब प्राप्त नहीं हो रहे हैं। He is not feeling peaceful in his mind. He is not feeling the pleasure of the life. He is not feeling just. उसी किसी प्रकार की शांति, किसी प्रकार का स्थिर प्राप्त नहीं हो रहा। तो कह रहा कि when will return the glory of your prime, आपके जीवन के जवानी के दिनों का जो सुख और शांति है, आनंद है, वह कब लौटेगा? अर्थात अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। नो मोर, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नेवर मोर, अब कभी भी लौट कर नहीं आएगा। तो आपने इस कविता को पढ़ लिया। आपको जब बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि आपको इसका जो है एक्सप्लेनेशन का, तो इस फर्स्ट स्टैंजा का आपको जब करेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? पहले तो आपको रेफरेंस लिखना होगा, रेफरेंस लिखना आप जानते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन, कंटेक्स्ट लिखेंगे, इसके बाद एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस ओपनिंग स्टैंजा इज फुल ऑफ पैथोस because the poet feels that he has come to an end of his life and time in this world. He compares his life to a ladder and imagines himself to be standing on its last run. It appears that he had a premonition of his approaching death because he died only a year after he wrote this poem. The poem had fought the troubles and difficulties very bravely in the past, but now he is trembling with the fear at the thought of the end. He is so much disappointed that he regrets that his youth, full vigor and joys of life will not return to him anymore. तो आप ऐसे लिखेंगे। इसके बाद अब आप पोएम का जो दूसरा स्टैंजा है उसको देखिए। आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर and winter over, move my faint heart with a grief but with delight, no more, oh never। फिर से देखिए,
out of the day and night, a joy has taken flight. Fresh spring and summer and winter over, move my faint heart with grief, but with delight no more, oh never more. अब इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको देखिए। आउट ऑफ मतलब परे हो जाना, मूविंग फ्रॉम हट जाना, दूर होना। डे एंड नाइट मतलब एवरी डे, हर समय, प्रतिदिन, एट एनी टाइम, किसी भी वक्त। टेकन फ्लाइट मतलब होता अदृश्य हो जाना, डिसअपियर्ड हो जाना, मूव फ्रॉम। फ्रेश स्प्रिंग, फ्रेश स्प्रिंग का मतलब होता है जो बसंत जब शुरू होती है और उस जब सभी पत्ते, फूल पत्ते सब हरे हरे हो जाते हैं, जो आकर्षण होता है, जो उसको कह रहे हैं, जो उसमें सुंदरता, जो आकर्षण दिखाई देता वो। एंड समर, चाहे ग्रीष्म ऋतु हो और विंटर हो, विंटर हो मतलब ठंडी के दिनों में जब बर्फ, अत्यधिक बर्फ पड़ जाती है तो बर्फ इतनी आकर्षक होती है कि लोग उसमें आनंद उठाते हैं, तो उसका मतलब ये होता है। डिलाइट मतलब इंजॉय, प्लेजर, आनंद, इंजॉय। और मतलब पाला, अब जान लीजिए उसको कहते हैं। अब इसको हम देखिए, आउट ऑफ द डे एंड नाइट a joy has taken flight. The poet is so much disappointed. कवि इतना दुखी है, वो बताता है कि अब उसके जीवन में जो आनंद है, जो प्लेजर, जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, जो आनंद है, जो प्रमोद है, वह सब जो है अदृश्य हो गया है। उसके जीवन में किसी प्रकार का सुख बचा नहीं है। आउट ऑफ द डे एंड नाइट मतलब उसको ना तो दिन को चैन है, ना रात को चैन है। यूं कह सकते हैं कि उसके जीवन से सुख ही समाप्त हो गया है, अदृश्य हो गया है। फ्रेश स्प्रिंग कहना सुंदर बसंत ऋतु हो, जो बसंत ऋतु का जो आकर्षण है, चाहे वो हो। एंड समर, ग्रीष्म ऋतु का चाहे आकर्षण हो। एंड विंटर हो, अथवा जाड़ों में जो पाला पड़ता है, जो बर्फ पड़ती है, उसकी वजह से जो आकर्षण उत्पन्न होता है, वह आकर्षण भी मूव माई फेंट है विद ग्रीफ। अब उसके हृदय में ये सब आकर्षण का कोई प्रभाव नहीं होता। इन सब चीजों को होने के बावजूद भी उसके हृदय में दुख और पीड़ा जो है भरेगी। निराशा, दुख और चिंता उस पर अपना प्रभाव छोड़ नहीं रहे। नो मोर, ओ नेवर मोर। अब वो कह रहा किंतु आनंद से उसे कब भरेंगे, अर्थात अब उसे कोई भी सुख प्राप्त नहीं होगा, अब उसे कोई भी आनंद प्राप्त नहीं होगा। नो मोर, अब और नहीं, ओह नेवर मोर, अर्थात कभी भी अनाधिक आनंद प्राप्त नहीं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट। आउट ऑफ डे एंड नाइट अर्थात जो पोएट की जो दिन है, जीवन के दिन है, उसमें से उसके सारे प्रकार के आनंद, सारी प्रकार की खुशियां वो खत्म हो चुकी हैं। अब उसे कोई चैन नहीं। चाहे बसंत ऋतु का आकर्षण हो, चाहे ग्रीष्म ऋतु की सुंदरता हो, चाहे जो विंटर हो अर्थात शीत ऋतु में जब बर्फ पड़ती है उससे उत्पन्न आकर्षण हो, वो सब उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं छोड़। ये सब मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ अर्थात
इन सब चीजों के होने के बावजूद भी उसके हृदय में दुख और चिंता घर कर गई है। अब उसके मन से, उसके जीवन से सुख जो है जा चुका है। तो नो मोर, ओ नेवर मोर, अर्थात वह आनंद और खुशी अब उसे फिर प्राप्त नहीं होगी। अरे बिल्कुल ही प्राप्त नहीं होगी। अब आप तो आपको क्या है कि बोर्ड परीक्षा में आप जानते हैं कि आप लोगों को इसमें जो है रेफरेंस और कंटेस्ट और एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। तो इसमें आप रेफरेंस लिखना जानते हैं, कंटेस्ट लिखना जानते हैं, तो एक्सप्लेनेशन इसका कैसे करना है। इसका कहना है, इन दिस इन concluding stanza the poet feels that his days and night are dull and joyless. The joy of his life had disappeared from his entire life. The beauties of nature which used to fill him with joy in the past now only add to sorrow and disappointment. Instead of sending a thrill of delight into his heart, they only intensify his grief. He asked to himself whether he would ever get that delight or not. At once, his soul answered that joy has gone forever and returned to never. So, आपने इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ लिया। सारे बच्चे अपना इसका सेंट्रल आइडिया और इस पर आधारित आपको 2 स्टैंजा है, दोनों को पढ़ करके उसका रेफरेंस, कंटेस्ट और एक्सप्लेनेशन करके आपको भेजना। थैंक यू।